Hi, welcome to the physics side. This is Neha Dashora. हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में बात करेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स दो टाइप के हो सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहले सीरीज कॉम्बिनेशन को डिस्कस करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि एंड टू एंड या एज अ चेन आपने अपने सेल्स को जोड़ा है। तो सपोज में हमारे पास यहाँ पर दो सेल्स हैं जिनके ईएमएफ्स E1 और E2 हैं, उनके इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और R2 है। लास्ट क्लास में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हर एक सेल के साथ कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है, उसका होता है अपना इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सपोज हमारे दो सेल्स हैं जिनकी ईएमएफ्स E1 E2 हैं और इंटरनल रेजिस्टेंसेस R1 और R2 हैं। ठीक है, तो अगर हम इसके अक्रॉस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकाले, सीरीज कॉम्बिनेशन आपको पता होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V है तो इंडिविजुअल सेल के अक्रॉस, सपोज ये टर्मिनल्स हैं A, B एंड C, तो VAB इज डिफरेंट फ्रॉम VBC, यानी कि जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन है वो और इंडिविजुअल सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू अलग अलग है। ठीक है, सो इसको हम V1 और V2 भी नाम दे सकते हैं, सिंबल आप कुछ भी ले सकते हो। सो इसका मतलब क्या है कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन विल बी द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडिविजुअल सेल, यानी V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 होगा, दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस का सम होगा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अच्छा अभी हमने लास्ट क्लास में हमें इंट्रोडक्शन पढ़ा था ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस का, तो हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन बाय E माइनस आई आर, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। तो फर्स्ट सेल के लिए पोटेंशियल डिफरेंस E1 माइनस आई आर। अब करंट तो सेम ही रहता है ना, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज में हर कंपोनेंट में करंट वैल्यू सेम रहती है, तो I1 भी लेके हम उसको वही कॉमन वैल्यू I ले रहे हैं, तो E1 माइनस आई आर। ठीक है, और V2 होगा आपका E2 माइनस आई R2। ओके, ये दोनों वैल्यूज हम यहां पुट कर देते हैं, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा E1 माइनस आई R1, V1 की वैल्यू है, प्लस E2 माइनस आई R2। थोड़ा सा और रीअरेंज करते हैं इसको, E1 प्लस E2, ये दोनों टर्म्स में माइनस कॉमन है और I भी कॉमन है, तो आपका बचता है R1 प्लस, ये हमारे पास टोटल पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सप्रेशन। ठीक है, अब अगर मैं इस सीरीज कॉम्बिनेशन को इस तरह से कंसीडर करूं कि ये एक सिंगल सेल की तरह बिहेव कर रहा है जिसका इक्विवेलेंट ईएमएफ E इक्विवेलेंट है और इसका इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट है, तो इसके अक्रॉस जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V होगा, है ना। ठीक है, जो कि इस कॉम्बिनेशन का भी टोटल, मतलब मैंने क्या किया है, मैंने मान लिया है कि इन दोनों सेल के कॉम्बिनेशन को एक इक्विवेलेंट सेल की तरह इस डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। तो इसका मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम एज द कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, इन दोनों के इक्विवेलेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब इस डायग्राम के हिसाब से, सेकेंड डायग्राम के हिसाब से हम V को E इक्विवेलेंट माइनस आई, करंट तो इसमें भी वही रहेगा क्योंकि पूरे कॉम्बिनेशन में ही करंट वही फ्लो कर रहा है, तो इसको हम इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं। तो ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन के पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, इक्वेशन 2 भी, और इक्वेशन 3 भी सीरीज कॉम्बिनेशन के पोटेंशियल डिफरेंस का ही फॉर्मूला है। यहां बस हमने एक इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन सेल की तरह इसको लिया, इस कॉम्बिनेशन को इक्विवेलेंट सेल की तरह मान लिया। तो जब हम 2 और 3 को कंपेयर करते हैं, दोनों में RHS LHS सेम है तो RHS भी सेम होगा, तो कंपेयर करने में हमें पता चलता है कि इक्विवेलेंट ईएमएफ है दोनों के ईएमएफ का सम, यानी इक्विवेलेंट इज E1 प्लस E2, और R इक्विवेलेंट, I की जगह I है लेकिन R इक्विवेलेंट की जगह क्या है, R1 प्लस R2। तो हम देखते हैं कि जब सेल्स का सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो इक्विवेलेंट ईएमएफ उनके इंडिविजुअल ईएमएफ के सम के बराबर होता है, और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस उनके इंडिविजुअल इंटरनल रेजिस्टेंस के सम के बराबर आता है। दिस इज हाउ सीरीज कॉम्बिनेशन इज।
और अगर आप n सेल्स के लिए निकालते हैं, n नंबर ऑफ सेल्स के लिए, तो फॉर्मूला का फॉर्म सेम ही रहेगा, पर उसमें n टर्म्स आ जाएंगे, है ना। सो R इक्विवेलेंट और E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला का फॉर्म यही रहेगा, अब तो सम ही करना है, बस उसमें R टर्म्स आ जाएंगी। दिस इज फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ n सेल्स। ओके, अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की बात करेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ मैंने दो सेल्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन लिया, यहाँ दोनों सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड, पैरेलल मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव एक कॉमन टर्मिनल में जोड़ दिया और नेगेटिव नेगेटिव दोनों का एक कॉमन टर्मिनल में जोड़ दिया। यहाँ फर्स्ट सेल का ईएमएफ E1 और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, सेकेंड सेल का ईएमएफ E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। और क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पैरेलल में आपको पता ही है कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हर कंपोनेंट के अक्रॉस सेम रहता है, तो मान लेते हैं कि ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कॉम्बिनेशन का, और इंडिविजुअल भी यही है क्योंकि पैरेलल कनेक्टेड है। लेकिन करंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्प्लिट हो जाता है, तो यहाँ पर टोटल करंट सर्किट का I है, लेकिन इंडिविजुअली सेल्स के लिए उसकी वैल्यू I1 और I2 है। फर्स्ट सेल में करंट I1 है और सेकेंड सेल के लिए उसकी वैल्यू I2। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम है। अब इस केस में यहाँ इसके लिए जो टोटल करंट होगा I, उसकी वैल्यू I1 प्लस I2 रहेगी। टोटल करंट इज द सम ऑफ करंट्स इन ईच ऑफ द सेल्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो यही होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, हर एक सेल का पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो फर्स्ट सेल के लिए हम इसको लिख सकते हैं E1 माइनस I1 R1 फर्स्ट सेल के लिए, और सेकेंड सेल के लिए लिख सकते हैं E2 माइनस I2 R2। दोनों ही वैल्यूज सेम है, फर्स्ट सेल के लिए उसकी फॉर्मूला ये होगा, सेकेंड सेल के लिए होगा। ये फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। ओके, तो हमने हर एक सेल का पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू लिख दिया, और क्योंकि वो सेम है तो एलएचएस में दोनों की वैल्यू V ही आएगी। अब हम क्या करते हैं, इससे I1 और I2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं यहां पर निकाल रही हूं, यहाँ इस से आएगा फर्स्ट इक्वेशन, इस इक्वेशन से I1 की वैल्यू। I1 कैसे निकालेंगे, I1 R1 इज इक्वल टू E1 माइनस V, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो, है ना, तो इससे I1 आता है आपका E1 माइनस V बाय R1। ठीक है, सिमिलरली आपको I2 निकालना है, ये I1 की वैल्यू आ गई। ओके, I1 की वैल्यू हो गई E1 माइनस V अपॉन R1। कुछ भी नहीं किया मैंने, इस वाली इक्वेशन को सॉल्व किया। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, I1 को LHS में भेज देंगे, V को RHS में भेजेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी इसी तरह से मैं I2 निकाल लेती हूँ, इस इक्वेशन को सॉल्व करके। I2 निकालने के लिए I2 R2 को एक साइड कर दिया, इज इक्वल टू E2 माइनस V। इससे आया I2 E2 माइनस V बाय R2, तो ये वैल्यू भी यहाँ रख देते हैं, E2 माइनस V बाय R। सो इन दिस वे वी हैव डिटरमाइंड द वैल्यूज। ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यू I1 I2 की यहाँ पुट करेंगे, ये टोटल करंट होगा। सो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 मतलब E1 माइनस V बाय R1, ये I1 है, प्लस E2 माइनस V बाय R2, ये है I2। थोड़ा और रीअरेंज कर लेते हैं टर्म्स को रीअरेंज करते हैं। E1 बाय R1, E और E बाय R वाली टर्म एक साथ ले रहे हैं, E2 I2, ये हो गया एक साइड। दूसरी साइड में V माइनस V कॉमन है, दोनों में माइनस V आ रहा है, कॉमन लिया तो क्या बचता है 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ठीक है, हमने सेग्रीगेट कर लिया है, सेपरेट कर लिया है V वाली टर्म को। इसलिए किया है V वाली टर्म को सेपरेट क्योंकि हमें अल्टीमेटली V की वैल्यू तक पहुंचना है, क्योंकि V की वैल्यू से ही हमें E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला मिलेगा, इसलिए हमने V वाली टर्म को अलग कर लिया। अब मुझे V की वैल्यू निकालनी है, तो V की वैल्यू के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, लेट अस डू इट। यहाँ नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर रही हूँ आगे। देखिए इसमें क्या होगा, V निकालना है मुझे, तो V वाले को एक साइड कर लेते हैं, V इंटू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 इज इक्वल टू, दूसरी साइड में आएगा
ये फर्स्ट टर्म माइनस आई, तो E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस आई, ये आपकी टर्म आ गई। ठीक है, अभी V निकालना है तो V को रख लेते हैं अपने साथ, बाकियों को E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2, ये डिवाइड हो जाएगा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। समझ पा रहे हैं आप लोग? हमें V निकालना तो हमने इसमें से V वाली टर्म को एक साइड किया, दूसरे को फेंक दिया। अभी क्योंकि V चाहिए तो ये वाला ब्रैकेट वाला टर्म दोनों दूसरे साइड जाके दोनों टर्म के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो ये फर्स्ट के साथ मैंने डिवाइड कर दिया इसको, माइनस आई के साथ भी ये डिवाइड होगा। सेपरेटली एक एक के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। ये फर्दर सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, एलसीएम लेना पड़ेगा सभी जगह, तो मैं एलसीएम लेती हूँ। न्यूमरेटर में पहले एलसीएम लेती हूँ, तो क्या आता है E1 एलसीएम लेना आपका आता है R1 R2 एलसीएम आएगा न्यूमरेटर में, और E1 R2 प्लस E2 R1, ये एलसीएम लेके मैंने सॉल्व किया। और डिनोमिनेटर में भी मैं एलसीएम ले रही हूँ R1 R2, तो यहां आएगा R1 प्लस R2। ओके, माइनस इसमें भी डिनोमिनेटर में आई के डिनोमिनेटर में सेम टर्म है तो वही आ जाएगा R1 प्लस R2 अपॉन एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया। ओके, अब आप देख सकते हो इसमें R1 R2 मैंने कैंसिल कर दिया। ठीक है, और यहाँ ये R1 R2 न्यूमरेटर में जा सकता है। तो जब हम इसको थोड़ा और रीअरेंज करके लिखेंगे तो कैसा आता है, मैं इसको फर्दर सॉल्व करके यहाँ लिख रही हूँ। ओके, स्पेस नहीं है इधर, तो ये आ जाता है V इज इक्वल टू, अब देखो ये कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, ये तो हो गई फर्स्ट टर्म, माइनस सेकेंड टर्म में I है और ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, तो I इंटू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 हमारे पास बचता है। ठीक है, ये है हमारा V, है ना। अभी ये तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कॉम्बिनेशन है। अगर मैं इसी सेल का एक इक्विवेलेंट सेल यहां ड्रॉ करूं, यहां तक हमने फॉर्मूला निकाल लिया है, इसकी जरूरत नहीं, इसलिए मैं इसको ड्रॉ कर देती हूँ। अब अगर मैं इसी सेल का एक इक्विवेलेंट, इस कॉम्बिनेशन का एक इक्विवेलेंट सेल के रूप में प्रेजेंट करूं, ठीक है, ए और बी के बीच में, तो इसका ईएमएफ अगर ई इक्विवेलेंट है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो वही रहेगा जैसे कि हमने पहले बात की थी कि ये ई इक्विवेलेंट इन दोनों सेल्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब इस सिचुएशन में हम लिख सकते हैं जैसे हमने पहले वाले डेरिवेशन में भी यूज किया था, जहां इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये वही बात हो गई कि इसी पैरेलल कॉम्बिनेशन को हमने इक्विवेलेंट वाले सेल से रिप्रेजेंट कर दिया। तो हम क्या देखते हैं, इक्वेशन 2 और 3 दोनों सेम सेल को बता रहे हैं, सेम सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने पे हम देखते हैं ई इक्विवेलेंट की वैल्यू, यानी एक इक्विवेलेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट ईएमएफ की वैल्यू, ई इक्विवेलेंट की वैल्यू आती है फर्स्ट टर्म के बराबर, ये E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, और सेकेंड टर्म में माइनस आई तो सेम है, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आती है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, ये इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस है। और अगर मैं इसको थोड़ा और स्प्लिट करूं तो आप देखोगे, अगर मैं 1 बाय R इक्विवेलेंट निकालूं तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है सेल्स, तो इनके रेजिस्टेंस भी पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूं तो क्या आता है R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, रेसिप्रोकल कर दिया। अभी इंडिविजुअली हर एक टर्म के साथ R1 अपॉन R1 R2 प्लस R2 अपॉन R1 R2, क्या होगा, R1 कैंसिल हो गया, इसमें R2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचता है 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, है ना। तो ये कैसा आ रहा है रिजल्ट, जैसे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में आता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। और जो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में देखा उसमें भी R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 आता है। तो यहाँ जो कहने का मतलब है कि यहाँ जो सेल्स हैं उनके इंटरनल रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन वैसे ही हमें रिजल्ट दे रहे हैं जैसे हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के रिजल्ट हमें मिलते हैं। ठीक है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये भी हो सकता है, बोथ हो जाता है। अच्छा,
एक चीज और है, अगर हम E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट करें, दोनों को डिवाइड कर लें, E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट क्या आएगा, दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, दोनों को डिवाइड करने पर R1 प्लस R2 कैंसिल हो जाएगा, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रही हूँ अपॉन R1 R2, ये हमारा रिजल्ट है। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, अगर सेपरेटली दोनों टर्म्स के साथ करेंगे करते हैं तो E1 R2 अपॉन R1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2, R2 से R2 कैंसिल हो गया, R1 से R1 कैंसिल, तो क्या बचता है हमारे पास E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस सो ये भी एक रिलेशन है, राइट। सो हमने क्या क्या निकाला, हमने इक्विवेलेंट ईएमएफ, पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाला, पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला और दोनों का रेशियो डिफाइन किया, ठीक है। अच्छा, अगर n सेल्स है, फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ n सेल्स अगर हम इसको लिखना चाहें, है ना, तो अगर आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ n सेल्स है तो उसके लिए E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी n टाइम हो जाएगी तो E1 बाय R1, E2 बाय R2 एंड सो ऑन अप टू En बाय Rn, और R इक्विवेलेंट होगा आपका, इसमें भी ये वाला फॉर्मूला मैं यूज करूंगी, तो 1 बाय R इक्विवेलेंट, क्योंकि ये फॉर्मूला हम लिख नहीं सकते ये वाला, है ना, बिकॉज उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है टर्म्स का, तो वो n सेल्स के लिए सुटेबल नहीं हुआ, ये वाला लिखेंगे 1 बाय R इज इक्वल टू एंड सो ऑन अप टू 1 बाय R। सो ये n सेल्स के कॉम्बिनेशन के लिए हमें मिलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। Thank you for watching. Please don't forget to subscribe.